गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल के एनसीईआरटी गुरु पर। तो आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, तो अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो वीडियो पूरा देखिए और थोड़ा कमेंट करके जो मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, तभी तो मैं इसका सोल्यूशन आगे बता पाऊँगा। तो चलिए, अच्छा, मैंने कुछ बताया था आप लोगों को कि आप अपने जो दिन भर का जो ज़िंदगी है उसको मैंने बोला था कि उस पर आपको आकलन करने के लिए, विचार करने के लिए कि आपका हर रोज़ का जो ये 24 घंटा का जो वक्त है, आपका ये 24 घंटा का वक्त कैसे गुजरता है, कैसे बीतता है, वो आप लोग आकलन नहीं किए। आपने कभी सोचा था कि सुबह जब हम उठते हैं उस समय से लेकर के और फिर अगले सुबह तक का मेरा दिन कैसा गुजरता है, मेरा दिमाग ज़्यादा एक्टिव कहाँ रहता है? जहाँ ज़्यादा एक्टिव होगा उधर ही आप जाओगे, इतना बात सोच लो। तो देखिएगा, आप जब गौर कीजिएगा तो आपको रियली में एहसास होगा कि आपका एक्चुअल में जो आपका दिमाग है या फिर आपका जो मन है वो भर दिन में ये 24 घंटा के पीरियड में कहाँ कहाँ ज़्यादातर एक्टिव रहता है। जैसे कि यदि मैं अपनी बात करूँ तो मैंने यदि आप खुद पे विश्लेषण किया तो मुझे पता चला कि मैं जाता हूँ ना तो मैं सोचता हूँ कि चलो पढ़ाई करूँगा और मुझे हर रोज़ का यही चीज़ लगता है कि अब मैं पढ़ाई करूँगा। लेकिन जब मैंने खुद पे विश्लेषण किया, आकलन किया, तो मुझे पता चला कि 24 घंटे में मेरे ख्याल से 7 से 8 घंटा का जो टाइम है मेरा फ़ोन पे गुजर जाता है और आधा से 1 घंटा, मुश्किल से आधा घंटा सिर्फ हम पढ़ाई पे दे पाते हैं। और इंसान को लगता है कि हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन सही मायने में आपका जो वक्त है ना वो कहीं और गुजरता है और कुछ पल की पढ़ाई को आप अपनी असली पढ़ाई मानते हो, जो कि ये सच्चाई नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप इस 24 घंटे के दिन को एक बार खुद पे सोच के देखिए। जैसे कि कल या फिर आज जो बीतेगा वो कल सोचिएगा, या आज बीतेगा आप उसी समय सोच सकते हैं कि अभी मेरा जो दिमाग है वो किस तरफ एक्टिव है, क्या क्या ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में क्या चलता है, पढ़ाई की बातें चलती है या कुछ और चलती है। ये होता है मेन चीज़, जो मोहब्बत होती है, ये होता है ऑटोमेटिकली। अगर आपके दिमाग में पढ़ाई से जुड़ी हुई चीज़ चल रही है तो पढ़ाई से लगाव है, अगर कुछ और चीज़ चल रही है तो समझ लो कि आपका पढ़ाई से डिस्ट्रैक्शन है। समझ रहे ना? और इस चीज़ को फिर से आप लोगों को कैच करना पड़ेगा, खुद से आप लोगों को उस लाइन में अपने आप को लाना पड़ेगा। लाइन से आप भटक रहे हो तभी आप ज़िंदगी में इस क्षेत्र में कुछ कर सकते हो, नहीं तो सक्सेस पाना है किसी और क्षेत्र में और आपका दिमाग एक्टिव है किसी और क्षेत्र में। क्या आपको लगता है संभव हो सकता है? जिस क्षेत्र में आपको करियर बनाना है आपका दिमाग भी उसी क्षेत्र में एक्टिव होना चाहिए। और इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। आज तक वक्त से बड़ा गुरु और टीचर कोई ना हुआ है, ना होगा, और वक्त से बड़ा ना दुश्मन कोई हुआ है, ना होगा। जिस दिन वक्त आपके साथ दुश्मनी निकालना शुरू कर दे, दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती है। और जिस दिन आपका वक्त आपसे दोस्ती कर लेगा और आपको वक्त साथ देना शुरू कर देगा, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। तभी तो लोग कहता है कि मेरा वक्त सही नहीं चाह रहा है। समझ रहे हैं ना? तो ये बातें होती हैं। और जो दुनिया की कोई शिक्षक नहीं सिखाएगा वो आपको वक्त सिखा देगा। अभी मैं कितना भी आपको समझा दूं कि आप अपने दिमाग को पढ़ाई की तरफ एक्टिव करो, मेरी बातों को आप हो सकता है कि नहीं फॉलो कर सको, लेकिन एक वक्त आएगा जब आपको अपने किए हुए को एहसास करोगे और जब आपको वो पछतावा होगा तो आप ऑटोमेटिकली सीख जाओगे। तो वक्त से बड़ा गुरु कोई नहीं हुआ है दुनिया में। वक्त हर कुछ सिखा देता है। आज जो काम आपको नहीं आता है, जब वक्त आएगा तो वो भी काम आप सीख जाओगे। चलिए, जा रहे हैं क्या? ठीक है, तो हम क्लास स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, पहला सवाल है, इनका जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है, तो भारत के कौन से ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं या कौन से व्यक्ति है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनके लिए जेल का जो कमरा है एक पर्यटक स्थल ही है? नहीं, मैंने बताया वीर सावरकर, विनायक सावरकर। तो हम विनायक सावरकर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। उनका जो पूरा नाम है वो नाम है उनका विनायक सावरकर।
इनको चाहने वालों ने इन्हें प्यार से वीर सावरकर बोलते थे। समझ रहे ना? तो चलिए ये देख लेते हैं। विनायक सावरकर जी का जो जन्म हुआ है वो 1883 ईस्वी में नासिक में हुआ है। आपको मालूम है नासिक कहाँ है? नासिक है महाराष्ट्र में। आप लोग नहीं घूमे हैं, मैं तो घूम चुका हूँ। आप एमपी से जैसे क्रॉस करोगे, भुसावल पार करोगे आप, तो भुसावल के बाद कुछ दिन बाद जब महाराष्ट्र टच होता है तो वहीं पर से फिर आपको नासिक शुरू हो जाता है। तो इनका जन्म 1883 से नासिक में हुआ है। यदि हम इनके पिताजी का बात करें तो इनके पिताजी का नाम था पंत सावरकर। पंत सावरकर। और इनके माताजी का बात करें तो इनके माताजी का नाम था राधाबाई। राधाबाई। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी मुसीबतों से नहीं लड़ पाते हैं। अपनी मुसीबतों से लड़ा है। इतिहास गवाह है कि उन्होंने इतिहास ही लिखा है। समझ रहे हैं? इनका स्थिति भी उसी तरह का था और ये साबित हुए। सिर्फ ये विद्वान ही नहीं, ये एक वकील भी हैं, ये एक समाज सुधारक भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे। और इनकी देखिए कि जब वीर सावरकर जी जब मात्र 7 साल के, ये 9 साल के थे, तभी इनकी माता का देहांत हो गया था। 1892 ईस्वी में हैजा फैलने से इनकी माता का, राधाबाई की मृत्यु हो गई थी 1892 ईस्वी में। और जब ये 16 साल के हुए, जस्ट 7 साल बाद, तो 1899 ईस्वी में प्लेग फैलने से इनके पिताजी का देहांत हो गया। अब आप बताइए कि जब वो 9 साल के थे तभी उनके सिर पर से माता का साया हट गया। कैसा ज़िंदगी जिया होगा वीर सावरकर जी ने। उसके बाद 16 साल की उम्र में, मेरे ख्याल से 8वां 9वां में रहा होगा वो। समझ रहे ना? वहाँ नहीं जा रहा है क्या ऊपर? ये जा रहा है क्या? चलिए, तो ये इधर ओके। तो इनके पिताजी थे पंत सावरकर। इनकी मृत्यु 1899 में हुई प्लेग फैलने से, और माता की मृत्यु हैजा फैलने से। अजीब तफाक है। और जब ये 9 साल के थे तो माता, इसकी माँ मर गई, और जब ये 16 साल के हुए तब इनके पिताजी मर गए। तो इनके बड़े भाई हुए हैं गणेश जी। गणेश बड़ा भाई है। परिवार का सारा बागडोर इनके हाथों में आ गया, बड़ा भाई। लेकिन इन्होंने, गणेश जी ने अपने बड़े भाई होने का फ़र्ज अदा किया। सावरकर जी का पढ़ाई नहीं रुकवाया, और 1901 ईस्वी में शिवाजी विद्यालय नासिक, शिवाजी विद्यालय से इन्होंने मैट्रिक की पढ़ाई किया। 1901 में मैट्रिक की परीक्षा दिया। विनायक सावरकर जी, ये बड़ा भाई है। इन्होंने सिर्फ इनको एक बहुत बड़ी योगदान कह सकते हैं इनका अभी सावरकर जी की ज़िंदगी में, जो अपने बड़ा भाई होने का एक बहुत बड़ा फ़र्ज अदा किए हैं। सावरकर जी का कभी पढ़ाई नहीं रुकवाया गया, और सावरकर जी बचपन से ही पढ़ने में बहुत ही जिज्ञासु थे। तो इनकी स्थिति ख़राब होने के बावजूद भी ये पढ़े। 1901 ईस्वी में इन्होंने 10th की एग्ज़ाम दिया, और संयोग से उसी समय इनकी शादी भी हो गई, विवाह। 1901 ईस्वी में ही इनकी विवाह हो जाती है 10वां पास करने के बाद। तो इनके जो ससुर जी हुए हैं ना, तो इनके ससुर जी एक थे त्रयंबक नाम था इनका। त्रयंबक, शुरू में कुछ और नाम है, टाइटल त्रयंबक टाइप का था। उन्होंने इनके पढ़ाई का सारा बागडोर उठा लिया, सारा खर्चा उठा लिया, और तब ये अपना आगे की पढ़ाई जारी रख पाए।
उसी समय जब 1901 ईस्वी में जब ये 10वीं की पढ़ाई शुरू कर ही रहे थे, उसी समय इन्होंने एक मित्र मेला शुरू किया। जितने भी ये नवयुवक थे सबको मिला करके एक मित्र मेला का गठन किया। मित्र मेला का गठन, मित्र मेला, जिसमें कौन लोग थे? जितने भी नवयुवक था सब इसमें शामिल था। और संजोग से जितने मित्र मेला में शामिल नवयुवक था सबके अंदर में इन्होंने एक राष्ट्रीय भावना पनपा दिया। और सब जितने भी नवयुवक था सब में एक अपने देश के लिए एक आक्रोश पैदा हुआ, राष्ट्रीय चेतना जागृत हुआ। अच्छा, इस समय गांधी जी का कोई जिक्र नहीं है, समझ रहे हैं ना? इस समय गांधी जी का कोई जिक्र नहीं है इस समय, और लड़ाई लड़ रहे हैं वीर सावरकर जी। हालांकि गांधी जी और वीर सावरकर जी का जो विचार था वो थोड़ा थोड़ा अलग था, दोनों का अलग विचार था, समझ रहे हैं? उसके बाद बात करें हम 1904 ईस्वी की, तो 1904 ईस्वी में वीर सावरकर जी ने अभिनव भारत का गठन किया। अभिनव भारत, ये क्या था? अभिनव भारत बस एक क्रांतिकारी संगठन था। इन्होंने जितनी लड़ाइयाँ लड़ी, क्रांतिकारी संगठन, 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो जब आपको मालूम है कि 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन करवाया था। तो जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो वीर सावरकर जी ने जितने विदेशी कपड़ा था सबको जला दिया और उसका बहिष्कार किया। विदेशी कपड़ा का जला करके होलिका जलाई। इसको इधर दिख रहा है क्या? नीचे? अच्छा, चलिए इसे को फिर से मिटा देते हैं। तो 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन जब हुआ, बंगाल विभाजन किसने करवाया था? लॉर्ड कर्जन ने। तो बंगाल विभाजन के समय जितने विदेशी विदेशी कपड़ा थी सबको जला करके होली मनाया। समय में, विभाजन के समय विदेशी कपड़ों को जलाया, कपड़ों को जलाया। उसके बाद बात करें तो फिर 1906 में एक्चुअली क्या हुआ? 1906 में बाल गंगाधर तिलक के निवेदन पर इनको एक छात्रवृत्ति मिला, जिसको कहते हैं श्यामाजी कृष्ण वर्मा छात्रवृत्ति। कृष्ण वर्मा छात्रवृत्ति। अब ये छात्रवृत्ति के सहारे ये गए लंदन, समझ रहे हैं? अब ये पहुंच गए लंदन बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए। अच्छा, उस समय जितने भी बड़े बड़े लोग जो पढ़ाई करने के लिए, हाई एजुकेशन के लिए जाते थे तो अक्सर ज़्यादातर वो बैरिस्ट्री की ही पढ़ाई करते थे। महात्मा गांधी भी गए बैरिस्ट्री की पढ़ाई की, ये वीर सावरकर जी भी गए तो वहाँ बैरिस्ट्री के लिए गए थे। उसके बाद ये पहुँच के जाते हैं लंदन, समझ रहे हैं? तो ये श्यामाजी कृष्ण वर्मा छात्रवृत्ति कब दिया गया था? 1906 में। और इनके कहने पे दिया गया? बाल गंगाधर तिलक के कहने पे, समझ रहे हैं? श्याम जी कृष्ण वर्मा छात्रवृत्ति। तो अब ये पहुंच जाते हैं भाई साहब लंदन। और लंदन में जब ये गए तो लंदन में 1908 ईस्वी में इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये पुस्तक लिखी गई 1908 ईस्वी में। हालांकि लिख तो दिया इन्होंने, लेकिन इसे प्रकाशित करने के लिए इसके पास पैसों की बहुत कमी आ गई सावरकर जी के पास। तो इन्होंने लंदन से भी सहायता मांगा, फ्रांस से भी सहायता मांगा और जर्मनी से भी सहायता मांगा, कहीं से सहायता नहीं मिली। फिर आगे चल कर के इसी पुस्तक को हॉलैंड के द्वारा प्रकाशित किया गया। हॉलैंड मालूम है देश है यूरोप में ही, हॉलैंड। तो हॉलैंड के द्वारा इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया।
अब थोड़ा सा यहाँ तक तो ये अपनी पढ़ाई के लिए लड़ रहे थे, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर से इनका थोड़ा सा उटपटांग हरकतें शुरू होती हैं। हुआ ये कि 1909 में इनका एक दोस्त है जिनका 1909 में अरे 1909 ईस्वी में इनका एक मित्र था ढिंगड़ा। ढिंगरा ने क्या किया कि एक अंग्रेजी ऑफिसर था कर्जन, उसकी हत्या कर दिया। अब जब उसकी हत्या कर दिया तो ढिंगड़ा को अंग्रेजी सरकार ने मृत्यु की सज़ा सुनाई। जब ढिंगड़ा को मृत्यु की सज़ा सुनाई गई तो लंदन में जितने भारतीय छात्र थे सब में आक्रोश उत्पन्न हो गया। और सावरकर जी तो चाहते थे कि जितने भारतीय हैं अपने देश के लिए लड़े, तो इन्होंने और थोड़ा सा आग भड़का दिया। इन्होंने ढिंगड़ा को चढ़ा बढ़ा करके बोला इन्होंने कि ढिंगड़ा एक सच्चा देशभक्त था, वो अपने देश के लिए लड़ा, अपने देश के लिए शहीद हो गया। और इनके इन बातों से जो भारतीय छात्र थे उनके अंदर में और आक्रोश पैदा हुआ। तो ढिंगड़ा को तो मृत्यु की सज़ा सुनाई गई। तो अंग्रेज को लगा कि जो सावरकर जी है ना, वीर सावरकर, ये कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के विरुद्ध भारतीय नवयुवक को भड़काने की काम करते हैं। तो वीर सावरकर जी को मुंह बंद कराने के लिए उन्होंने सोचा कि इसके लिए कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा। क्या हुआ जी, ठीक। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि वीर सावरकर जी के मुंह चुप कराने के लिए इनके ऊपर में एक जुर्म ला दिया कि वीर सावरकर जो है वो लंदन से गन को भारत की तरफ सप्लाई करता है, और इसे फंसा दिया और फंसा करके इसे गिरफ्तार कर लिया गया। जब इसे गिरफ्तार करके लंदन से जब इंडिया लाया जा रहा था तो समुद्री जहाज़ से, तो समुद्री जहाज़ में खिड़की होता है, वहाँ से इन्होंने कूद करके खिड़की से बाहर छलांग लगा करके तैर करके भाग गए थे, लेकिन ज़्यादा दूर तक भाग नहीं पाए, फिर पकड़ा गए। तो सावरकर जी के ऊपर कार्रवाई करने के लिए इसे भारत लाया गया और 1911 ईस्वी में इसे सज़ा सुनाया गया सावरकर जी को, वो भी 50 साल की कारावास की सज़ा। दुनिया में पहली बार ये व्यक्ति थे सावरकर जी जिनको 2 बार सज़ा सुनाई गई थी और सेम सज़ा सुनाई गई थी 50 साल की कारावास की सज़ा, समझे। और 1911 ईस्वी में इसे कारावास की सज़ा सुनाई गई। 1911 में, अप्रैल 1911 में ये सुनाया गया था, अप्रैल 1911 में। और 4 जुलाई 1911 को सावरकर जी को पोर्ट ब्लेयर जेल में रखा गया। पोर्ट ब्लेयर जेल, ये क्वेश्चन अक्सर आता है, पोर्ट ब्लेयर जेल कहाँ है? अंडमान निकोबार में। एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ है, पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट कहाँ है? अंडमान निकोबार में। तो आपको ये भी मालूम है कि काले पानी की सज़ा कहाँ दी जाती थी? तो वो यही तो है जेल। काले पानी की सज़ा जो थी वो इसी जेल में दी जाती थी, पोर्ट ब्लेयर जेल में, समझे। तो इनको 4 जुलाई 1911 ईस्वी को इनको पोर्ट ब्लेयर जेल जो कहाँ है अंडमान निकोबार में, वहाँ डाल दिया गया। अंडमान निकोबार। उस जेल में इतनी यातनाएं दी जाती थी अपराधी को, हालांकि अपराधी तो थे नहीं, पर अंग्रेज़ तो जानबूझ के ऐसा कुछ करता था ताकि उसके खिलाफ आवाज़ ना उठाया जाए। तो उस जेल में वहाँ जो है ना, आप देखिए होइएगा कि जो अंडमान निकोबार है वो एक टापू है, समझ रहे हैं ना, एक द्वीप है, चारों तरफ से मतलब हिंद महासागर है, इधर आपको बंगाल की खाड़ी है और बीच में वो है। तो अगर जगह है, इधर दिख रहा है क्या? तो यहाँ पे थोड़ा सा हम दिखाई देते हैं। तो ये फ़ायदा होता है डिजिटल बोर्ड का। खैर छोड़िए, ये है आपको अंडमान निकोबार, समझ रहे हैं ना। इसमें अंडमान निकोबार नाम एक है, लेकिन अंडमान जो है वो अलग है और निकोबार नीचे है,
दोनों को मिला करके अंडमान निकोबार दिया गया है। तो अंडमान निकोबार में भी वो भी आपसे अगर फंसाने के लिए सवाल पूछे, नॉर्मली अगर आपसे सवाल पूछेगा कि अंडमान निकोबार ये क्या बोलते हैं, पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट कहाँ है, तो अंडमान निकोबार में। पोर्ट ब्लेयर जेल कहाँ है, तो अंडमान निकोबार में। लेकिन आपको अगर ये पूछ ले कि पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट कहाँ है और 4 गो ऑप्शन दे दे, अंडमान प्लस निकोबार और 4 गो और, तो फिर आप ये फंस सकते हैं। इसमें से भी अगर आपको अंडमान मालूम है और तभी आपको फंसा सकता है। अगर आपको अंडमान मालूम है उसके बाद पूछे कि जो काले पानी की सज़ा है या पोर्ट ब्लेयर जो जेल है वो कहाँ है, और आपको ऑप्शन दे देगा उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, अब फंस जाइएगा। आपको सिर्फ मालूम है अंडमान, लेकिन अंडमान जो है ना कई बटा हुआ है। ये दिखाए ना हम, ये उत्तरी अंडमान हो गया, ये मध्य अंडमान हो गया, ये दक्षिणी अंडमान हो गया, और यहाँ से फिर निकोबार शुरू होता है, समझ रहे हैं। तो मध्य अंडमान में है, समझ रहे हैं। चलिए, तो यहाँ रखा गया। अच्छा, वहाँ नारियल होता है ज़्यादा, तो लोग क्या करता, अंग्रेज़ क्या करता था कि जो भी अपराधी होता था उस नारियल को तुड़वा करके और उसे तेल पिरवाता था। बैल नहीं होता था और बैल का काम अपराधी से करवाता था, और अगर नहीं करता था तो उसे कोड़े से सजा दी जाती थी, कोड़े से मारा जाता था और नंगा करके इतनी कठिन काम करवाने के बावजूद उसे खाना भी भरपेट नहीं दिया जाता था। इस तरह की सजा दी जाती थी वहाँ। तो ये इन्होंने रहा, और 1911 से लेकर के और ये 21 तक रहे, 1921 तक। लेकिन 20 में सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाल गंगाधर तिलक के कहने पर कि अब ये देशद्रोही काम नहीं करेगा या फिर कोई अंग्रेज़ों की कानून नहीं तोड़ेगा, तो उनके अनुमति पर वीर सावरकर जी को रिहा किया गया 1921 ईस्वी में, समझ रहे हैं। मिटा दे। चलिए, तो ये जेल में कब से कब तक रहे, 1911 से 1921 तक। अच्छा, इन्हें पकड़ा किस लिए गया था, वो ढिंगरा ने, जो इसका जो दोस्त था ढिंगरा, उसने मारा था एक कर्जन को, एक अंग्रेज अफसर था उसको मारा था, जिसकी वजह से इसे पकड़ लिया गया था। तो 21 तक रहा। किनके कहने पर इनको छोड़ा गया, वल्लभ भाई पटेल और बाल गंगाधर के तिलक के कहने पर छोड़ा गया। उसके बाद फिर आगे चल के इनका एक लड़की हुआ, एक लड़का हुआ। तो जब छोड़ा गया ना, तो इनको सावरकर जी सोच रहे थे कि हाँ, हम ठीक है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ़ अब कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन वो जानते थे कि जेल से तो अच्छा है कि कम से कम हम बाहर रहे। तो जब ये बाल गंगाधर तिलक और पटेल जी ने कहा कि अब ये अंग्रेज़ों का कोई कानून नहीं तोड़ेगा, तो ये अपने मन में सोच रहा था सावरकर जी कि चलो भाई, नहीं तोड़ेंगे लेकिन गुप्त रूप से तो काम कर सकते हैं, उसके नज़रों में नहीं आएंगे लेकिन गुप्त रूप से काम कर सकते हैं, छुप छुप के, ये जेल से तो अच्छा है। तो इन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, अब नहीं काम करेंगे, इस तरह कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन आया फिर से वही काम करना शुरू कर दिया। हालांकि अब छुप छुप के काम कर रहे थे। और उसके बाद जेल गए, फिर आए। कितना साल रहे ये, 11 से 10 साल रहे जेल पहली बार। उसके बाद फिर इनको 1937 ईस्वी में सावरकर जी को अखिल भारतीय हिंदू समाज का अध्यक्ष बनाया गया। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का अध्यक्ष बनाया गया। और ये कहाँ हो रहा था, ये हो रहा था अहमदाबाद में। अहमदाबाद मालूम है, गुजरात, यहाँ हो रहा था। तो इनको उस समय अध्यक्ष बनाया गया, अखिल भारतीय हिंदू महासभा का अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद फिर इन लगभग 6-7 बार इनका अध्यक्ष के तौर पर इन्हें चुना गया था। उसके बाद फिर इनकी मुलाकात हुई 1941 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस से, और 45 ईस्वी में इसे फिर से एक अखिल भारतीय रजवाड़ा हिंदू सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन बाद में फिर ये काम सही सही चल रहा था। फिर उसके बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हो रहा था तो इसका विरोध भी इन्होंने किया था, वीर सावरकर जी ने, समझ रहे। और 5 फरवरी 1948 को जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, 5 फरवरी 1948 को जब इनकी हत्या हुई थी महात्मा गांधी की, तो फिर इसे पकड़ लिया गया, अब चूँकि महात्मा गांधी से इनका विचार ज़्यादा मिलता नहीं था, तो किसी कारणवश संजोग से सावरकर जी को फिर से पकड़ करके जेल में डाल दिया गया। और ये इतने उत्पाती थे कि सबको लगता था कि अगर ये बाहर रहेगा तो कुछ न कुछ उत्पात मचाएगा। तो संजोग 1950 ईस्वी में
जब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, नया नया तो पाकिस्तान बना ही था, 47 में विभाजन हुआ। 1950 में जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान जब आ रहा था, तो इनको बेलगांव जेल जो कि महाराष्ट्र में ही है, तो वहाँ इनको छुपा करके रखा गया था ताकि ये ज़्यादा उत्पात न मचाए। और उसके बाद 65 में इनको एक तेज़ बुखार आ गया, और उसके बाद धीरे धीरे इसकी 1966 में इनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी मृत्यु कब हुई? 66 में। मृत्यु 1966, समझे? तो जेल आना जाना इनका लगा ही रहता था, इसलिए कहा जाता है कि इनका जेल का कमरा पर्यटक स्थल है, घूमने वाला जगह है। तो वो किनको कहा जाता था? सावरकर जी को। इसी को वीर सावरकर या विनायक सावरकर कहते हैं। पूरा नाम है विनायक सावरकर, चाहने वालों ने इसे वीर सावरकर कहा। चलिए अगला सवाल है, और हालांकि गोलू बोला है कि उसका जो है ना बैटरी बहुत कम है, तो हम इसको खींच देते हैं। अगला सवाल है कि किसने ईमेल के लिए ये जो @ का है वो किसने चुना था? तो इसने चुना था टॉमलिंसन ने। टॉमलिंसन ये है। इस सब में ज़्यादा एनालाइज नहीं करेंगे, नहीं तो बीच में ही अटक जाएगा वीडियो। अगला है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? याद है? मोतीलाल नेहरू। कहाँ किया था? लाहौर में। बिहार में जन्मा लेखक कौन है? तो वो है फणेश्वर नाथ रेणु। फणेश्वर नाथ रेणु। तेईस, हाँ। फिर 29 में जो है ना वो ये आ गया था, जवाहरलाल नेहरू आ गए थे। पद्मावत के लेखक जायसी। और इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक, यानी भारत, गांधी के बाद का जो भारत है, गांधी से पहले वाला अलग 1947 से पहले, और 1947 के बाद का जो भारत है उसका लेखक कौन है? तो वो है रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा। चलिए आज के लिए इतना ही ख़त्म करते हैं। रुक दीजिए।